तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट विद्युत रसायन प्रथम खत्म कर लिया था। अब पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन द्वितीय। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। देखो भाई क्या होता है, अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट थी उसके अंदर क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या कहा था, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्या कहा था, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, विद्युत अपघटन के नियम, जिसमें फेराडेज फर्स्ट लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद में अपन ने और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी थी इसके अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस, उसकी हेल्प से सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना, और भी बहुत सारे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स कांस्टेंट है, उनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे डेल्टा जी की कैलकुलेशन होगी, डेल्टा एस की कैलकुलेशन हो गई, डेल्टा एच की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अपन कैलकुलेशन अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी नस्ट इक्वेशन। क्या, नस्ट इक्वेशन। सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी नस्ट इक्वेशन। ठीक भाई, नस्ट इक्वेशन, ये अपनी हेडिंग होगी। हिंदी में कह सकते हैं इसको नैनसार्ट समीकरण। नाम के ऊपर मत जाना, ठीक है, नाम के ऊपर मत जाना। तो ये इक्वेशन कैसे बनाई जाती है अपन वो देखते हैं। ठीक है भाई, देखो आपने सुना होगा एज वी नो दैट, क्या, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। हम क्या जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो आपका नस्ट इक्वेशन है, ये क्या करती है, कोई भी एक सेल होता है, ठीक है, उस सेल की ई नोट, सेल के लिए ई नोट सेल, और क्या करता है आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बीच में रिलेशन ये स्थापित करता है। जो नस्ट इक्वेशन है ये सेल के ई नोट सेल, जिसको आप ई एम एफ ऑफ सेल कहते हो, ठीक है, ई एम एफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बीच में क्या करता है, रिलेशन आपके पास ये स्थापित करता है। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन आ गई, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम फॉर, या फिर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यावस्था पर। आपको पता है साम्यावस्था के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है पता है ना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है पता है, क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपने सुना होगा जो इक्विलिब्रियम है उसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, वो सॉरी इक्वल हो गई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये। ठीक है, अब ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ना जो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे जो बैलेंस हो जाएगी कंसंट्रेशन। तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन भी सेम है और इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है। तो जहाँ पे डिफरेंस आएगा इक्विलिब्रियम पे, वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी, आप करते हो डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हो जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ आर, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जी इज इक्वल टू पी होता है, जी पी इज इक्वल टू जी आर होता है। रिएक्टेंट की गिव्स एनर्जी और प्रोडक्ट की गिव्स एनर्जी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। जब दोनों को पुट करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, तो आपने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो आपने पुट किया जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, अब आप क्या करते हो, आप यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड करते हो।
तो ये इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का RT ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, समझ में आ गया? ओके भाई। सॉरी, एक मिनट, बस गलत कर दिया। देखो आप तो इसको देखो, ये क्या आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब हम जानते हैं कि एज वी नो, क्योंकि डेल जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का NF ई सेल। डेल जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का NF ई सेल होता है। ठीक है, एंड डेल जी नोट क्या होगा, माइनस का NF ई नोट सेल होगा। ठीक है, डेल जी नोट क्या होगा, माइनस का NF ई नोट सेल होगा। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा, माइनस का NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस का NF ई नोट सेल प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम। आपने डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू पुट कर दी। अरे आपने कहा था ना सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए कि कोई भी सेल है जो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, उसके लिए अपने क्या कहा था, इक्वेशन काम आती है आपके पास, डेल जी इक्वल टू माइनस का NF ई सेल। बताया था कि नहीं बताया था? फॉर वर्किंग ऑफ ए सेल ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। कहा था कि नहीं कहा था? ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज इफ ई सेल इज पॉजिटिव देन डेल जी नेगेटिव। देखो रे, ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन ने क्या कर रखा है कि दोज रिएक्शन फॉर विच डेल जी वैल्यू इज नेगेटिव आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इस दुनिया में जो भी प्रोसेस होगी, जो भी रिएक्शन होगी, जो भी प्रोसेस होगी, अगर उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, वो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो अपने डेल जी की और डेल जी नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दो। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई माइनस का NF। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को किसी डिवाइड करते हैं, माइनस का NF से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, देखो चलो कर देते हैं, माइनस का NF ई सेल ओवर माइनस का NF इज इक्वल टू माइनस का NF ई नोट सेल ओवर माइनस का NF। अब ये प्लस है और माइनस से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का RT ओवर NF ln के इक्विलिब्रियम। मरे क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का RT और NF ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लो इक्वेशन 3। ये क्या है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ln। अगर अपन इसको ln को किस में कन्वर्ट करना चाहें, लॉग में कन्वर्ट करना चाहें। ठीक है, ठीक है, देखो और आप इसको लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 2.303 RT ओवर NF log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन 4 इसको आप कह सकते हो। ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपकी, वेरी गुड, नेक्स्ट इक्वेशन है। आप ये भी कह सकते हो यहाँ से, देखो क्या कह सकते हो, R इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर 298 केल्विन। F फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलाम। तो जब आपने इनको पुट किया, इन सबको यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का
0.0591 ओवर n log के इक्विलिब्रियम, log के इक्विलिब्रियम। इक्वेशन 5, ठीक है भाई। इक्वेशन 3, 4 and 5 are known as Nernst equation, are known as Nernst equation। आ गया समझ में? समझ में आ गया है? बोलो, समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे सर आपको ये कन्फ्यूज होगा कि के इक्विलिब्रियम क्या है। तो के इक्विलिब्रियम है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of product over concentration of reactant। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ये हो गया। कौन क्या है यहाँ पे वो अपन लिख लेते हैं। आपको पता है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ई सेल आपको पता है ईएमएफ ऑफ सेल है। ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। ई नोट सेल क्या है, बोलो, ई नोट सेल क्या है, बोलो रे, ई नोट सेल क्या है? जो ई नोट सेल है ये आपको बताता है वर्किंग ऑफ सेल। किसको बताता है, वर्किंग ऑफ सेल, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सेल को बताता है। ये तो किसको बताता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल को। और ये किसको बताता है, वर्किंग ऑफ सेल को बताता है। आप चाहो तो ये एक चीज़ नोट लिख सकते हो, ई नोट सेल tells about formation of cell, ठीक है। और ई सेल tells about working ऑफ सेल। मतलब समझ में आ गया? आप कहते थे, देखो क्या कहते थे, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी ई नोट ऑफ प्रोडक्ट, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड कहते थे। ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या कहते थे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये क्या करते थे, फिर मैंने कहा था ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब क्या हो, जो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो किस में गिवन हो, रेडॉक्स पोटेंशियल में। ठीक है, जो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस में गिवन हो, रेडॉक्स पोटेंशियल में। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड कब लगाना है आपको, जब दो सारे जो वैल्यूज हो किस में गिवन हो, रेडॉक्स में। ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर उसमें गिवन होते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कब वैलिड है, जब कैथोड और एनोड दोनों की रिडक्शन, सॉरी दोनों की जो पोटेंशियल हैं, जो सेल पोटेंशियल है वो किस में गिवन हो, रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन हो, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपको कौन सी इक्वेशन याद रखनी है, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान क्या जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होगा। ठीक है, लो के इक्विलिब्रियम आपको कंसंट्रेशन की होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको वहाँ पे करना है। ठीक है भाई, ये आपको हो गया नर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया, नर्स्ट इक्वेशन। ले लो इसको पॉज करके आप इसे उतार लीजिए। ठीक है भाई, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। अब अपन क्या करते हैं पता है, मैं आपको
एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, जिसको अपन ने क्या कह रहे थे, अपन DNA सेल का जिसको कह रहे थे अपन, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 1 मिनट, बस, ठीक है। देखो, फॉर डेनियल सेल, ठीक है, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी कहते थे, या फिर जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आप कहते थे, ठीक है, डेनियल सेल। एक रिएक्शन है आपके पास, मैं लिख रहा हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ, Zn प्लस का कॉपर प्लस 2 Zn प्लस 2 प्लस का कॉपर। ये कहेगा कि बताओ इस रिएक्शन के लिए, तो ये रिएक्शन है होगी या नहीं होगी, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखो, जनरल 2-3 जो इनोट वैल्यू आओ तो आपको लर्न होनी चाहिए, कॉपर की, जिंक की, सिल्वर की, ठीक है, ऐसे 2-4 वैल्यू हैं, वो तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। भाई तो वैसे गिवन होती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो आपको पता उनका होना चाहिए। तो देखो, अब तुमको आइडेंटिफाई करना है कि किस में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहले तो उसका पता लगाना है। तो देखो, आप रिएक्शन को देखो और बिल्कुल मत घबराना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत घबराना। क्या करना है आपको, देखो, जिंक से कहाँ जा रहे हो, Zn+2 में, जिंक से कहाँ जा रहे हो, Zn+2 में, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या यहाँ पे। ये जो प्रोसेस है Zn से Zn+2 क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कॉपर प्लस कॉपर, देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं कि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो क्या कह सकते हो इसको, आप क्या कह सकते हो, बोलो, रिडक्शन। क्या कह सकते हो इसको, रिडक्शन देख सकते हो। अब आप इसका जो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे E0 ऑफ Zn+2 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.76, ठीक है भाई, कितनी आती है, 0.76। ओके, अगली क्या लिखोगे आप, E0 ऑफ कॉपर प्लस 2 ये होती है माइनस का 0, ठीक है, सॉरी प्लस की होती है, ठीक है। कॉपर प्लस 2 कॉपर, ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0.34, ठीक है, कितनी होती है, 0.34। ये वोल्ट में होते हैं, ध्यान रखना। अब मुझे आप देख के बताओ, ये जो डाटा आपको गिवन है, ये जो डाटा आपको गिवन है, ये कौन से पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल में या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है। तो आपने देखा कि ये जो डाटा है ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो डाटा है, ये क्या है, वो क्या है, देखो यहाँ तो 0 से +2 में जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये जो पोटेंशियल है वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ +2 से 0 में जा रहे हो तो ये भी पोटेंशियल होगा, कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा, ठीक है भाई। ओके, आ गया समझ में। अब अपन ने क्या कहा था कि आपको अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में करना है, तो हमने कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो आप यहाँ पे नोट डाल के एक चीज़ लिख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ध्यान रखना, ठीक है।
तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा मैंने जेड ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस 2 स्लेस जेड एन इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। बोलो समझ में आ गया क्या? ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अब आप इसको क्या कह रहे हो, ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ई नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हो आप? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता कौन कैथोड कौन एनोड? तो आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है। आप क्या कहते हो कि एनोड पे ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो इस रिएक्शन में पहचान लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक वाले का हो रहा है। इसका मतलब जिंक क्या बनेगा? जिंक क्या बनेगा आपका? एनोड बनेगा। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर वाले का हो रहा है। इसका मतलब कॉपर क्या बनेगा? कैथोड बनेगा, ठीक है। तो आपने पहचान लिया कि यहाँ तो कैथोड कॉपर वाले का आएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? कब वैलिड है? जब सारे वैल्यू किस में हो? रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन हो। तो आप कैसे पुट करो पता क्या क्या लिखोगे आप? ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 स्लेस कॉपर माइनस का ई नॉट ऑफ जेड एन प्लस 2 जेड एन। लिखा। आपको इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी होती है? 0.34 वोल्ट। ये माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्या लिखोगे? 0.34 प्लस का 0.76। बोलो क्या आएगा? 1.10 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। जो ए नॉट सेल है वो क्या आ गया? 1.10। अब मुझे बताओ कि जो ई नोट सेल है क्या वो पॉजिटिव आया क्या? ई नोट सेल क्या आया? पॉजिटिव आया। तो आप क्या कह सकते हो? आप क्या कह सकते हो कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कैसे? डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नोट सेल। क्योंकि ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या आपका कैसा आया? पॉजिटिव। सो डेल जी इज इक्वल टू क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन आपकी कैसे आएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इसके लिए क्या लिखते हैं? चाहो तो सेल रिएक्शन लिख सकते हो, चाहो तो सेल रिएक्शन आप इसके लिए लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में एट एनोड ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन लिख देना, जेड एन विल गिव जेड एन प्लस 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर रिडक्शन में कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और ये नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। ये क्या है आपकी? नेट सेल रिएक्शन। तो देखो मैंने नेट सेल रिएक्शन से आपको ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट करना भी अभी सीखे यहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देख लेते हैं पहले क्या देख लेते हैं अपन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है भाई। तो वैसे आगे मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। अभी तो अपन क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जनरली यही बता देता हूँ आपको पता है जो आपका गैल्वेनिक सेल है, जो आपका डेनियल सेल है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सारे उसी के नाम हैं। वो 2 हाफ सेल से मिलकर फॉर्म हो रहा था क्या? एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। एक में तो अपन एनोडिक चैम्बर करे थे और दूसरे क्या करे थे? कैथोडिक चैम्बर। एक को क्या करे थे? एनोडिक चैम्बर, दूसरे क्या करे थे? कैथोडिक चैम्बर अपन कह रहे थे। आया समझ में? तो जो एनोडिक चैम्बर है और जो कैथोडिक चैम्बर है, दोनों के बीच में क्या लगाते थे अपन? साल्ट ब्रिज लगाते थे। क्या लगाते थे? साल्ट ब्रिज अपन लगाया करते थे, ठीक है भाई। एनोडिक चैम्बर में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। एनोडिक चैम्बर में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। एंड कैथोडिक चैम्बर में क्या होता था? रिडक्शन। कैथोडिक चैम्बर में क्या होता था? रिडक्शन। तो देखो क्या एनोडिक चैम्बर में कौन आएगा? जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रोड था क्या? Zn। और वो किसका था? सॉलिड था। जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया था इधर Zn का, और उसको एनोड कहा था अपन ने। क्या कहा था? एनोड। और जो इलेक्ट्रोड था वो सॉलिड था, Zn मेटल थी, तो आपने Zn सॉलिड लिख दिया, ठीक है। स्लेश Zn प्लस 2। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn प्लस 2 में। और ये जो Zn प्लस 2 है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का,
उसके आयन्स हैं, मेटल के आयन हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सॉलिड है और ये एक्वस मीडियम है, तो दोनों की फेज चेंज हो गई, ठीक है। ये सॉलिड है और ये एक्वस मीडियम, दोनों क्या हो गई, फेज चेंज हो गई। तो आप क्या करोगे, जब फेज चेंज हो जाती है तो आप स्लेश लगाते हो, ठीक है ना। जब फेज चेंज हो जाती है तो आप क्या लगाते हो, स्लेश लगाते हो, स्लेश यूज करते हो। और ध्यान रखना जब फेज सेम रहती है तो कोमा लगाते हो, ठीक है। जब फेज सेम रहती है क्या लगाते हो, कोमा लगाते हो। तो ठीक है, ये तो आपका क्या किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपका एनोडिक कंपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट बीच में क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, साल्ट ब्रिज आ रहा था। तो आपको क्या लगाना है, अब साल्ट ब्रिज भी लगाना है। तो ये लगा दिया आपने साल्ट ब्रिज। ये जो डबल स्लेश एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन आएगा, कैथोडिक चैम्बर। और कैथोडिक चैम्बर में पहले कौन आ रहा था, पहले आयन्स आ रहे थे, उसके बाद में आपका मेटल का इलेक्ट्रोड आ रहा था। पहले कौन आ रहा था, आयन्स आ रहे थे मेटल के, उसके बाद में मेटल का इलेक्ट्रोड आ रहा था। तो आप वैसे देखो, आपको वैसे पता है कि कैथोडिक चैम्बर में आपको रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिखोगे कॉपर +2 विल गिव कॉपर। ये कैसा होगा, एक्वस, और ये कैसा होगा, सॉलिड। तो ये क्या हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ किसी को भी याद नहीं करना। बाद में मैं बिल्कुल आपको ये डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा कि वैसे रिएक्शन को देखो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। और आप सेल को देख के ये भी बता सकते हो कि कौन सी सेल का टाइप है, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं याद करने सिखा दूंगा। फिलहाल आप देख लो कि एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका हो रहा है, जिंक का। तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2। Zn था वो सॉलिड था और जो Zn+2 थे वो एक्वस थे। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रही है, क्या हो रही है, फेज चेंज हो रही है, सॉलिड टू एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्लेश लगा दिया। फिर जैसे ही एनोडिक कंपार्टमेंट खत्म हुआ क्या आ रहा था, साल्ट ब्रिज आ रहा था। ये क्या है आपका साल्ट ब्रिज, क्या है, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है भाई। और आगे कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो कैथोडिक चैम्बर था आपका, उसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपने कॉपर का रिडक्शन रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया है। तो ये क्या हो गया, सेल, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, बोलो, नस्ट इक्वेशन लिखिए इसके लिए। अब अपन लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। अपन लिखते हैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन। तो देखो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591/n log टोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई, ये प्रोडक्ट है, ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591/n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये आ रहे हैं क्या, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे Zn+2 कॉपर ओवर Zn कॉपर +2। अभी अपने आप पुट कर दिया। देखो यहाँ पे मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा आपको। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो आपको ये जो एक्वस लिखा हुआ है ना, इनके नीचे ऐसा कुछ लिखा हुआ था 0.001 0.1 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होती। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है, इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरली यही करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्योर मेटल्स होती है या जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनकी एक्टिविटी ऑलवेज 1 ली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो कॉपर मेटल आ रही है या फिर प्योर सॉलिड आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, जिंक, ये भी मेटल आ रही है या फिर प्योर सॉलिड आ रहा है। तो इनकी कंसंट्रेशन या फिर इनकी एक्टिविटी, कंसंट्रेशन ही एक्टिविटी की टर्म है, ध्यान रखना। एक्टिविटी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है, एक्टिविटी है। तो उसकी वैल्यू की क्या होगी, 1 होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1। यूनिटी लेना आपको, ऑलवेज ऐसा करना है, ठीक है। जो आयंस वाली फॉर्म होगी ना उसी को आपको इस इक्वेशन में कंसिडर करना है। आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591/2, सॉरी एक बार एन लिख लेते हैं, एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, सॉरी Zn+2 कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। बैठा दिमाग में, ओके। अब आपको पता है ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10 वोल्ट। एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो +0 से +2 में जा रहे हैं, +2 से 0 में जा रहे हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस का 0.0591/2 log कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2
ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। ठीक है भाई, ये लो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब कुछ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डेनियल सेल। समझ में आ गया? देख लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आप बात याद रखोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे को लर्न से मैंने लिख दी। आपको लर्न नहीं हो तो गिवन होगी, गिवन नहीं हो तो आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, चलो तो उतारो इसको, इसको आप चिपका लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं भाई, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर हेडिंग डालो आप। हेडिंग डालो, कैलकुलेशंस ऑफ thermodynamic constants, calculations of thermodynamic constants of shell reaction, calculations of thermodynamic constants of shell reactions। ठीक है भाई, हेडिंग डालो आप, कैलकुलेशंस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो हेडिंग है ना क्या है आपकी, इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशंस ऑफ thermodynamic constants, calculation of thermodynamic constants of cell reaction, of a cell reaction। ठीक है भाई, कैलकुलेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट्स ऑफ ए सेल रिएक्शन। आया समझ में? देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। ये थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप क्या जानते हो? एज वी नो दैट क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू क्या है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल। और अगर डेल जी नोट होता तो आप क्या कह देते? ई नोट सेल। ठीक बैठा, वेरी गुड। दूसरा आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ डेल एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल एस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। ठीक, देखो कैलकुलेशन ऑफ डेल एस। डेल एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होती थी? डी जी इज इक्वल टू माइनस का एस टी टी प्लस का वी टी पी। याद करो, ऊष्मागतिकी की चौथी मूलभूत समीकरण, फोर्थ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी की चौथी मूलभूत समीकरण यही तो थी। देखो पहले डी यू इज इक्वल टू थी, दूसरी डी एच इज इक्वल टू थी, तीसरी डी ए इज इक्वल टू थी, और चौथी क्या है? डी जी इज इक्वल टू है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका डी जी इज इक्वल टू माइनस का एस टी टी प्लस का वी डी पी। ठीक, ओके। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इधर लिख देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू तो होता है कांस्टेंट एंड डी पी इज इक्वल टू क्या होता है 0, देन वी डी पी क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या आएगा बोलो, डी जी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का एस डी टी आपके पास आएगा। ठीक, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो डी जी वन इज इक्वल टू माइनस का एस वन डी टी, सिमिलरली डी जी टू इज इक्वल टू माइनस का एस टू डी टी। ठीक, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन 2। याद करो, ऐसा अपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जब फॉर्म की थी थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो वहाँ भी अपने इसको यूज़ किया था। तो आप लिखोगे डी जी टू माइनस का डी जी वन इज इक्वल टू माइनस का एस टू डी टी। अब ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एस वन डी टी। डी को मना रहा है, क्या लिखोगे जी टू माइनस का जी वन इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का डी टी को मन ले लें तो क्या आएगा एस टू माइनस का एस वन। बोलो, अरे माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये वापस से माइनस का हो जाएगा। जी टू माइनस जी वन, डेल्टा जी लिख सकते हो क्या, वेरी गुड। क्या लिखोगे डी डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा ऐसा हो गया क्या माइनस का डेल्टा एस डी टी। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा एस की चाहिए, तो आप क्या करोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डी डेल्टा जी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा, चिपक जाएगा आके। इक्वेशन नंबर 4, बोलो आया समझ में, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया देखो, क्योंकि डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल होता है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, क्या आने वाला है डेल एस इज इक्वल टू माइनस का, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस एन एफ डी तो बची रहे, डी तो बची रहे, केवल किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल्टा जी की, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी ई सेल ओवर डी टी। बोलो भाई, अब ये प्लस लिखो नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है इसका। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लो आपकी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक, और ये जो आपका आया ना डी ई सेल ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को बोला जाता है सेल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, सेल कांस्टेंट। ध्यान रखना भाई, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो आप सीधा सीधा यह कह सकते हो, देखो क्या कह सकते हो यहाँ पे पूछा है सेल कांस्टेंट डी ई सेल इज इक्वल, वो ई सेल नहीं लिखते केवल डी ई लिखते हैं, ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा डेल एस ओवर एन एफ। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, ध्यान रखना। तो ये पूछ लगता है, बोलो डी ई सेल और डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल एस ओवर एन एफ, माइनस का डेल एस ओवर एन एफ, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। तो पूछता है किसके इक्वल होगा, या फिर पूछता है सेल कांस्टेंट जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी। अरे नेट में, गेट में, फर्स्ट ग्रेड में, बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या रखोगे, लर्न इसको रखोगे। ठीक,
अब आगे देखो क्या हो, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो, क्या हो, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो और जो सेल कांस्टेंट है वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन हो, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन कर दो आप 5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 दिख रहा है। चलो देखो इक्वेशन 5 में क्या है, आप क्या करो, इस dt को उधर ले जाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, डेल्टा एस डॉट डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया, डेल्टा तो एज इट इज़ टी टी का कर दिया आपने t0 से t तक, ठीक है, इज इक्वल टू एन एफ को एज इट इज़ कॉन्स्टेंट बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ E0 टू ET, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट है वो 0 टेम्परेचर पे और T टेम्परेचर पे, ये क्या आएगा, डी ई सेल आएगा। अब आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो, लिमिट आपको गिवन है, ध्यान रखना इस बार लिमिट आपको गिवन है। अगर आपको लिमिट गिवन होती है तो आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते, इंटीग्रेशन को कंप्लीट होने के बाद में कोई समकलन स्थिरांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका डी हट जाएगा, इसका भी डी हट जाएगा। करो कैलकुलेट, आप करो, देखे कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करो। कर लिया कैलकुलेट, क्या किया, डेल्टा एस डी टी का क्या हो गया, टी हो गया, लिमिट क्या आएगी, T0 टू T इज इक्वल टू एन एफ डी सेल क्या हो गया, ई सेल, कहाँ से कहाँ तक, E0 टू ET तक, ठीक। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा, डेल्टा एस इंटू टी माइनस का T0 इज इक्वल टू एन एफ ई टी माइनस का E0। इस एन एफ को दे ले आओ, तो आप अगर ई टी इज इक्वल टू आप निकालना चाहो, अगर आपको ई टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, आपके पास आएगा E0 प्लस डेल एस ओवर एन एफ टी माइनस T0। बोलो समझ में आया नहीं आया, इसको तो पहले उठा के दे दो, ई टी को निकालने तो E0 इधर माइनस का बराबर किधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आ गई आपकी 6। विद दी हेल्प ऑफ इक्वेशन 6, विद दी हेल्प ऑफ इक्वेशन 6 आपको देखो दो टेम्परेचर गिवन होंगे, दो टेम्परेचर आपको गिवन होंगे और एक सेल कांस्टेंट आपको गिवन होगा और दूसरा सेल कांस्टेंट, दूसरे टेम्परेचर पे क्या पूछ लेगा आपको, सेल कांस्टेंट आपको पूछ लेगा। और चेंज इन एंट्रोपी में चेंज है ना, डेल एस इज इक्वल टू ये वाला, पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स से था, वो कहाँ से था, थर्मोडायनेमिक्स से था। और इलेक्ट्रो से भी पूछा जा सकता है, तो आप उसमें चिंता मत करना, कर सकते हो कैलकुलेट। इलेक्ट्रो के लिए कहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। और इसके हेल्प से क्या करोगे आप, देखो टी टेम्परेचर पे आप सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक। बता लो इसको, आ गया समझ में। अब आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए एक तो, किसके लिए, डेल्टा एस का अपने देखो, डेल्टा जी की कर ली, डेल्टा एस की कर ली, अब किसके करेंगे, डेल्टा एच की। अरे गिब्स फ्री इक्वेशन याद है ना आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस अपन करते थे, तो वही है, ठीक है। वेरी गुड, करूँ रफ इसको, चलो तो फिर अब मैं इसको जा रहा हूँ करने रफ, फिर अपन पढ़ते हैं अगला, ठीक है भाई, ओके। देखो रे, ध्यान रखना, फोर्थ फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन, मैंने कहा था याद कहो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। क्या आ गई इक्वेशन अपने पास, क्या आ गई, डेल एस इज इक्वल टू
एन एफ डी ई सेल ओवर डी टी एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो ये सेकंड अपने पास क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट आ गया है। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं और अपन क्या करते हैं, अपन अपना जो अगला कांस्टेंट है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक भाई, देखो तीसरा क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। एज वी नो, हम तो एक ही बात जानते हैं, बार बार एज वी नो ये लिख रहे हैं। ठीक है, एज वी नो दैट फ्रॉम gives free energy equation, gives free energy equation। ठीक है भाई, gives free energy equation क्या होती थी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एस, यही होती थी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल जी प्लस का क्या हो जाएगा, टी डेल एस। इस टी डेल एस को उठा के सीधे ले जाओ डायरेक्ट ही, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर कुछ भी हो जो भी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, पढ़ लिया आगे, अब तो बोल दो एंड डेल एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब अपन इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो डेल एच इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का एन एफ ई सेल प्लस का, ये एन एफ तो है ही और टी और लग जाएगा, नेफ्ट एन एफ टी डी ई सेल ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब आप चाहो तो देखो एन एफ माइनस का एन एफ क्या ले सकते हो, कॉमन यहाँ से ले सकते हो। तो डेल एच इज इक्वल टू माइनस का एन एफ आपने क्या लिया, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ई सेल माइनस का टी डी ई सेल ओवर डी टी एट कांस्टेंट। ठीक है, ये लो भाई, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी थर्ड कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, बैठा दिमाग में आ गया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, एंड फोर्थ अपन पढ़ने जा रहे हैं, इधर लिख देते हैं फोर्थ अपने पास है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप के इक्विलिब्रियम कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, के इक्विलिब्रियम आप कहते हो। That means कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या करोगे, बोलो क्या करने वाले हो, वो इक्वेशन लिख लो, डेल जी लिख लो, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब या फिर आपको ई सेल के टर्म में लिखना है तो आप लिख लो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या करने वाले हो आप, जो इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए ई सेल क्या होता है 0, क्यों? क्योंकि डेल जी क्या होता है 0 होता है, इसलिए ई सेल क्या हो जाएगा 0। फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का आर टी ओवर एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज इक्वल टू 0। बोलो डेल जी इज इक्वल टू 0। सो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है भाई, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ओके, अब देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का आर टी ओवर एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, चलो ई नोट सेल को फाइंड करो। ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, देखो क्या होगा, इसको उठा के चलेगा प्लस का हो जाएगा आर टी और एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट आपको एल एन के इक्विलिब्रियम को चाहिए, देन एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई नोट सेल तो है ही, इंटू आर टी हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा